इलेक्शन की लड़ाई तो यहाँ है ही नहीं। आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, आपने कोई पार्टी शायद ज्वाइन नहीं की? नहीं, मैं पैंथर्स पार्टी में हुआ करता था, लेकिन प्रोफेसर साहब जो भीम सिंह थे, जब से उनका इंतकाल हुआ और तब से हमने पार्टी को छोड़ा है और इंडिपेंडेंट ही सोशल एक्टिविस्ट का काम करते थे। और आज मौका मिला हमें इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का। ठीक, क्या लग रहा है, कैसा रुझान है आज? मुझे तो ये लग रहा है, जिस हिसाब से मैं पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में घूम के आ रहा हूँ, हालांकि ये इस इलाके में भी मैं दूसरी बार आ रहा हूँ, मुझे ये लग रहा है कि हर बंदे की सोच ये है कि नौजवान तबका और मिडिल क्लास तबका जो है हमें चाहिए। बिल्कुल, ये मैं महसूस कर रहा हूँ। नहीं, आप पेशे से एक वकील हैं, आपको क्या ज़रूरत पड़ी जबकि इतने मजबूत कैंडिडेट भी देखने को मिल रहे हैं, ताकतवर भी देखने को मिल रहे हैं, पढ़े लिखे भी देखने को मिल रहे हैं, इसके बाद भी आप मैदान में कूद पड़े? देखो, प्रेजेंट वाला फ्यूचर मत देखो मेरा पास्ट देख लो आप। तो मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, ठीक, और मिडिल क्लास तबका जो है मेरा, वो ऑलमोस्ट 80% है, ठीक, और सब बेरोजगार हैं। और बेरोजगारी का कारण जो है वो यहाँ की डेमोक्रेसी है, जिन्होंने हमारे लिए फैसिलिटीज़ नहीं रखी, एजुकेशन पॉलिसी नहीं बनाई, रोड मैप नहीं बनाया, हमारे लिए क्या कहते हैं इसको, बिजनेस पॉइंट नहीं बनाए, जिसके कारण से हमारे जो है 80% यहाँ का जो नौजवान यूथ है वो लद्दाख और हिमाचल में अपनी दिहाड़ियाँ लगा रहे हैं। आपका क्या मंशूर लेके पब्लिक में जा रहे हो? इसी चीज़ को मैं ठीक करना चाहता हूँ और बेहतर करना चाहता हूँ। मैं एजुकेशन स्ट्रक्चर को फर्स्ट नंबर पे यूटिलाइज करना चाहता हूँ यहाँ, दूसरे नंबर पे रोड कनेक्टिविटी को बेहतर करना चाहता हूँ, तीसरे नंबर पे हमारा बिजनेस पॉइंट है। जो हमारा यूथ इतना ज़्यादा लद्दाख और करगिल के अंदर है, या घरों में जो बैठा हुआ है नौजवान, उसके पास अल्टरनेटिव कोई नहीं है कि वो क्या करेगा। मजदूरी के सिवा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं यहाँ इंडस्ट्रीज वगैरह देखना चाहता हूँ अपने इलाके में, क्योंकि यहाँ इतना रॉ मटेरियल है हमारे पास कि यहाँ दिल्ली वाले और यूपी वाले आके काम कर सकते हैं हमारे ये पास। मरकजी सरकार भी फेल हुई यहाँ पे इंडस्ट्रीज लाने में। आप तो एक पर्टिकुलर इंसान हो, आप पर्टिकुलर एमएलए रहोगे, तो क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज ला सकते हो सकती है। मरकजी सरकार नाकाम है? बड़ा इशू नहीं है, हो सकती है। मरकजी सरकार इसलिए नाकाम है क्योंकि वो यहाँ के हालात को नहीं जानती है, यहाँ की ज्योग्राफी को नहीं जानती है, इसलिए नाकाम है। अगर वो यहाँ की हिस्ट्री को जानती, यहाँ के गाँव में चलती, तो उनको पता होता कि भाई किस जगह हमें कितना यूटिलाइज करना है। आप देख रहे हो आपके इलाके में 17 साल से नरेगा चल रहा है, एक भी काम मुझे दिखा दो जो 34 करोड़ में 2 लाख का आपकी पंचायत में अवेलेबल होगा, एक काम नहीं अवेलेबल होगा। फेल है नरेगा भी यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर। 10 साल के बाद इंतखाबात हो रहे हैं, बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जो पहली बार असेंबली के वोट डाल रहे हैं। आपने सब लोगों को पढ़ा होगा, नौजवान को आपने पढ़ा होगा, क्या सोच के नौजवान इस बार वोट करेगा? नौजवान सोच रहा है कि हमें नौजवानों को चुनना है, उसकी ये सोच बन चुकी है। और नौजवान के साथ साथ में जो मेरे बुजुर्ग लोग हैं ना, उनकी भी ख्वाहिश है, एक तो मालदार लोगों को नहीं चुनना है, दूसरे नंबर पे नौजवानों को मौका देना है, ताकि उनको पता है इस इलाके की बेहतरीन से बेहतरीन काम किस तरीके से हो सकते हैं। जीतने के बाद किस पार्टी के साथ जाओगे? देखो, मुझे ये सवाल काफ़ी जगह आता है कि किस पार्टी के साथ जाओगे। मैं एक चीज़ कह देता हूँ आपको, जिस भी पार्टी, असल में सवाल इसलिए पूछा, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है कहीं ना कहीं बीजेपी इनको प्रमोट कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक चीज़ बोल दूंगा आपको, चाहे बीजेपी को एक एमएलए कम हो या आरएसएस को कम हो या एनसी और किसी और पार्टी को कम हो, जिस टाइम जिस पार्टी को एमएलए कम होगा, अगर मुझे वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना देते हैं तो मैं बता दूंगा आपको कि मैं किस पार्टी में जाऊंगा। लेकिन किसी भी पार्टी को, जिस भी पार्टी को एक एमएलए कम पड़ेगा, मैं उसके साथ जाऊंगा, क्योंकि डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन के रहूँगा और इस इलाके की बेहतरीन से बेहतरीन काम कर सकता हूँ। मुझे इलाके के रोज़गार पैदा करने, मुझे इलाके में क्या कहते हैं इसको, एजुकेशन को बढ़ाना है, मुझे रोड कनेक्टिविटी ठीक करनी है, मुझे बिजली का निज़ाम बेहतर करना है, मुझे पानी का निज़ाम बेहतर करना है, मेरा हेल्थ सेक्टर मजबूत करना है। लिहाजा मुझे पार्टियों से कोई गिले शिकवे नहीं है। गिले शिकवे सिर्फ इसलिए है क्योंकि उन्होंने आम जनता को, गरीब तबके को 80% को बांट के रखा हुआ है, वो मुझे पसंद नहीं है। और मेरी आवाम को इन्होंने खाली इस्तेमाल किया है, सब पार्टियों ने। तारिक साहब, आपके जलसे वगैरह भी देखने को मिले? आप तो मुझे देख रहे हो, मैं तो हर वार्ड में आ रहा हूँ, डोर टू डोर और वार्ड टू वार्ड जा रहा हूँ। बताओ जलसे करने का फन क्या है? जो बड़े लोग हमने देखे यहाँ पे सियासी घमासान में कुछ रोड शो कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, वैसा कुछ देखने को मिला ही नहीं। लोग शायद वही चाहते होंगे। इनके इलाकों, आपने देखा होगा, इलाके में तरक्की इसलिए नहीं हुई है क्योंकि ये पैसा सब जमा हुआ होता है। जो आज ये गाड़ियाँ देख रहे हो आप, रैलियाँ देख रहे हो, जहाज़ों में आना जाना देख रहे हो ना, ये हमारी इलाके की तरक्की और खुशहाली उनके पास जमा है, और उसी में तो ये घूम रहे। और किससे घूम रहे? नहीं तो मैं क्यों नहीं घूम रहा हूँ हेलीकॉप्टर में, या रैलियाँ 100 या जुलूस क्यों नहीं निकाल रहा हूँ? वजह यह है, मैं मिडिल क्लास तबके से हूँ, मेरे पास उतना बजट नहीं है, इनको सत्ता मिली है, और उस सत्ता के कारण, जब ये स्टार्टिंग में आए थे तब इनके पास कुछ था, पता कर लो, मेरी तरह घूमते थे ये भी।
आज कहाँ से इतना एफर्ट है इनके पास कि 100 200 गाड़ियाँ चला रहे हैं, हेलीकॉप्टर के जरिए आ रहे हैं ये। आप एक वकील हैं, आपसे एक वकालत का सवाल पूछूंगा। क्या जब फॉर्म फिल करते हैं उसमें बजट लिखा जाता है कि इतना ही खर्चा करना होता है, तो ये कुछ लोग उससे ज़्यादा क्यों करते हैं और सरकार इन पे क्यों नहीं चौकस होती है? मैं मुबारक देता हूँ आपको, पहली बार मैंने किसी मीडिया पर्सन से ये सवाल करते हुए देखा है। मुझे समझ नहीं आती है कि इतनी एजेंसियां आजकल कैंडिडेटों के पीछे होती है, उनको देखना होता है कि किसका बजट कितना जा रहा है। इनको बैन लगना चाहिए, ठीक, जो भी ये लोग कर रहे हैं। और मुझे समझ नहीं आ रही क्या वजह है कि क्यों नहीं ये अपना जो है एक्सपेंडिचर शो करते हैं और ये दिखाते हैं कि ये पब्लिक कर रही है, लेकिन ये इनका एक्सपेंडिचर सेल्फ डिपेंडेंट का होता है और इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आपका रवैया कैसा रहता है? मैं तो शुक्रिया करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन का, बहुत अच्छा कोऑपरेट करते हैं हमेशा से ही मेरे साथ। जब मैं स्कूलों के अंदर प्रेसिडेंट हुआ करता था, चाहे जम्मू के अंदर या डोडा के अंदर, तो वहाँ पे भी कोऑपरेट मुझे अच्छा मिलता था। और यूथ प्रेसिडेंट होते होते आज तक मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो मेरे साथ हमेशा ही बहुत अच्छा कोऑपरेट हुआ, चाहे किसी भी फील्ड में गया मैं, लेकिन कोऑपरेट एडमिनिस्ट्रेशन का मेरे साथ बहुत अच्छा और बेहतरीन रहा है। आपका सबसे पसंदीदा सियासतदान कौन है? मुझे लगता है जम्मू कश्मीर की बात करो। जम्मू कश्मीर में अगर है कोई ना, तो मुझे और मेरे नौजवान तबके को शायद मुझे लगता है हरीश देव सिंह पसंदीदा लीडर है। उसमें वजह है, उसने मुझे मेरे मोहल्ले में प्राइमरी स्कूल दिया है, ठीक, उसने मेरे गांव के 2 बच्चों को रोज़गार दिया है, बल्कि वहाँ कुक और लैंड डोनर को के लिए भी इंतज़ाम किया है। नहीं, चीफ मिनिस्टर कौन आपका पसंदीदा है, जो साहब चीफ मिनिस्टर हैं? फ़कत फैसला करेगा, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। ये थे मेरे साथ तारिक साहब, इनकी आपने ज़बानी सुनी, बड़े अहम सवालात रहे। आप देखते रहिए बाबर नफीस को। शुक्रिया।